जिंदगी जिंदगी मेरे घर आना आना जिंदगी जिंदगी। आप सभी का स्वागत है दोस्तों, आपके ही अपने प्रोग्राम जिंदगी के रंग गीतों के संग में, जहां हम मिलते हैं उन खास लोगों से जिनकी जिंदगी संघर्ष, मेहनत और सफलता की प्रेरक कहानियों से भरी होती है। उनकी बातों के बीच में हम सुनते हैं कुछ ऐसे गीत जो उनके जीवन की भावनाओं और अनुभवों को संगीत में ढाल देते हैं। तो चलिए, आइए इस खूबसूरत सफर में हमारे साथ चलिए। जिंदगी जिंदगी। नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जिंदगी के रंग गीतों के संग, और आज का रंग है सेवा का सफेद रंग। मैं आपकी आवाज का दोस्त आलोक कुमार हमेशा की तरह आपसे मुखातिब हूं। आज का हमारा एपिसोड बेहद खास है क्योंकि हमारे साथ हैं एक ऐसी शख्सियत जिनकी यात्रा शिक्षा, समाज सेवा, महिला सशक्तिकरण और जन स्वास्थ्य जैसे कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों से होकर गुजरती है। डॉक्टर प्रमिला संजया एक शिक्षिका, एक संवेदनशील प्रशासक, एक प्रशिक्षक और एक प्रेरणादायक वक्ता। इन्होंने न सिर्फ अकादमिक दुनिया में पहचान बनाई, बल्कि जमीनी स्तर पर काम करते हुए समाज में वास्तविक बदलाव लाने की दिशा में भी उल्लेखनीय कार्य किया है। महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ्य, पंचायत सशक्तिकरण और अब रोड सेफ्टी जैसे विषयों पर इनका काम देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया है। तो आइए आज हम जानेंगे इनके जीवन की कहानी, उनके अनुभव, उनके विचार और वो प्रेरणा जो इन्हें लगातार आगे बढ़ने की ताकत देती है। डॉक्टर प्रमिला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू आलोक जी, और आप दर्शकों को भी मेरा सादर अभिनंदन है। तो चलिए प्रमिला जी, थोड़ी सी शुरुआत करते हैं, आपको कुछ बीते दिनों के अंदर ले चलते हैं। आपके बचपन और शुरुआत जीवन के बारे में कुछ हमें बताइए। किन अनुभवों ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया और वो जो वैल्यूज जो आज तक आपके साथ चल रही है उनके बारे में कुछ शेयर कीजिए। तो हम लोग एक जॉइंट फैमिली में रहते थे, मेरे पेरेंट्स, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स, जिया दद्दा के साथ में, और हम लोग सब कॉन्वेंट स्कूल में तो पढ़े, लेकिन घर आकर दोपहर को अपनी दादी के साथ और दादाजी के साथ हम गीता पढ़ते थे। वो जरूरी होता था पढ़ना, उसको श्लोक पढ़ो, उसका अनुवाद पढ़ो, फिर वो हमें भावार्थ बताते थे। तो घर आकर खाना खाने के बाद बहुत सारे सालों तक, मुझे याद है 9th-10th क्लास तक ये लगातार प्रक्रिया चलती थी। और जो वैल्यूज हमें मिली वो घर से भी मिली, और स्कूल में जो हमें मॉरल साइंस सिखाया जाता था वो भी बहुत हद तक हमारी लाइफ को इम्पैक्ट करता है। मैं सोफिया से पढ़ी हूँ। हम लोग 4 भाई बहन हैं, मेरी 3 बहनें भी वहीं से पढ़ी हैं, मेरा भाई जेवियर से पढ़ा है। तो हम लोगों के बचपन में, शुरुआती जीवन में हमारे पेरेंट्स का इम्पैक्ट ऐसे रहा कि उन्होंने कहा पढ़ाई सबसे इम्पोर्टेंट है। अपनी भाषा, हिंदी भाषा का सही उच्चारण और प्रयोग उन्होंने हमको उस पर जोर दिया। साथ में कहा कि अंग्रेजी भी सीखो और उतना ही अच्छा बोलो, क्योंकि ये एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, लेकिन भारतीय होने पर और हिंदी भाषा के प्रयोग को करने पर गर्व रखो हमेशा। तो मेरे पेरेंट्स दोनों वर्किंग थे। मेरे फादर एजुकेशन में थे, ओएसडी रहे, एजुकेशन डिपार्टमेंट में बहुत सारे स्कूल्स के प्रिंसिपल रहे। उन्होंने मास्टर्स, डबल एमए, ट्रिपल एमए कुछ किया, कई लाइब्रेरीज पूरी पढ़ी। तो पढ़ने का शौक उनसे हमें और जेनेटिकली मिला। मुझे ऐसे ध्यान है कि वो सेंट जॉन्स कॉलेज आगरा में पढ़ते थे, तो कहते थे डैडी की कोई भी मतलब किताब ही नहीं बची, पूरी लाइब्रेरी पढ़ ली। फिर यहाँ जयपुर की महाराजा पब्लिक लाइब्रेरी, हम लोग बचपन में उनके साथ जाते थे, तो लाइब्रेरियन साहब कहते थे साहब कोई नई किताब आई नहीं पांडे जी, आप तो सारी पढ़ चुके हैं। तो मुझे लगता है कि उनके जो पठन पाठन का तरीका था और हम लोगों से इंटरेक्शन था, उनका डेली न्यूज सुनना कंपलसरी था, न्यूज बताना खाने की टेबल पर,
ये सब चीजें छोटी छोटी मैं याद कर रही थी, आपसे बात करते करते भी करती जा रही हूँ। तो इनका इम्पैक्ट काफी ज्यादा हम लोगों पर रहा, और पढ़ाई के साथ साथ खेल में भी अग्रणी रहना। मेरी माताजी उस समय में इलाहाबाद से पढ़ी और कहती थी मैं वॉलीबॉल की ओलंपिक प्लेयर हूँ, तो उनके वहाँ उस समय कोई ओलंपिक गेम्स होते होंगे, नॉट द रियल ओलंपिक्स, तो हम बचपन में थोड़ा हंसते थे इसके बारे में, लेकिन वो प्लेयर रही। मेरे फादर टेबल टेनिस खेलते थे, मैं बास्केटबॉल खेलती थी, मेरी छोटी बहन भी खेलती थी, उससे छोटी वाली टेनिस की नेशनल प्लेयर थी, मेरा भाई भी बास्केटबॉल खेलता था। रेनू मेरे से छोटी, जो चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स से अभी रिटायर हुई है, वो भी नेशनल बास्केटबॉल प्लेयर रही। तो ये हम लोगों का आपस में ना एक ब्रदर सिस्टर्स का, सिबलिंग का बड़ा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग था। और मम्मी पापा और दादा दादी को वी यूज्ड टू लुक अप टू देम एज द रोल मॉडल्स। तो वो हमें लाइफ में हम सभी को बहुत ही इम्पैक्ट किया। भाई प्रमिला जी, मजा आ गया सुन के आपका सारा जीवन, और एक तरह का बौद्धिक वातावरण था आपके यहाँ, और अंग्रेजी और हिंदी का और जो धार्मिक संस्कार है हमारे, उनका ये खूबसूरत ब्लेंड था। और आपके फादर से जो उनसे पढ़े हुए हैं, वो तो जान के बहुत ही अच्छा लगा। तो मतलब एक तरह से कहूं कि किसी की अगर जीवन की शुरुआत ऐसी होगी तो एक आदर्श शुरुआत कहलाई जा सकती है, क्योंकि सब कुछ पढ़ाई लिखाई का वातावरण ऐसा बहुत कम लोगों को मिलता है बचपन, और इतनी एक अपब्रिंगिंग इस तरह की वैल्यूज के साथ हो। बहुत मजा आ गया सुन के। अच्छा, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। आपने शिक्षा का सफर विज्ञान से अंग्रेजी और फिर सामाजिक विषयों की तरफ आप कैसे मुड़ी, कैसे आप इधर आई? कोई जब ऐसा हम स्कूल में पढ़ते थे आलोक जी, तो ऐसे होता था, सोफिया स्कूल में एक सेक्शन साइंस का होता था 8th क्लास के बाद 9th में, और 2 सेक्शंस आर्ट्स के होते थे, उसमें हिस्ट्री, इंग्लिश, होम साइंस, ये सब। तो मेरे पिताजी क्योंकि मास्टर्स इंग्लिश में करे हुए थे, वो चाहते थे मेरे सब बच्चे इंग्लिश पढ़े। तो हमारे यहाँ क्या होता था, साइंस में एडमिशन के लिए टेस्ट होता था, और एक अनरिटन वो था कि भाई जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं ना, उन्हीं का सिलेक्शन होगा साइंस में। तो मेरा हो गया सब साइंस में सिलेक्शन। अब घर में काफी जद्दोजहद हुई, और मैंने कहा नहीं, मेरा तो हो गया, मैं तो आर्ट्स नहीं पढ़ूंगी, बुद्धू बच्चे आर्ट्स पढ़ते हैं टाइप्स ऐसे कर कुरा के। और फिर मैंने सब साइंस ले ली। फिर मैंने ग्रेजुएशन भी कर लिया। अब ग्रेजुएशन करते करते तक मेरे फादर का काफी इन्फ्लुएंस मुझ पर था। साथ में उनके साथ जो बुक्स लिखते थे, मेरे बाद में प्रोफेसर और हेड रहे प्रोफेसर आरपी भटनागर, राजस्थान यूनिवर्सिटी में। अच्छा, वही मेरे पीएचडी गाइड थे, अंग्रेजी वाले थे, अंग्रेजी वाले वही मेरे पीएचडी गाइड। तिलक नगर में ज्ञान मार्ग पे रहते थे। अरे मैं जानता हूँ उनको। चलिए, he was a legend in himself। तो डैडी और वो साथ साथ बुक्स लिखते थे। तो फिर डैडी ने मुझे उनसे मिलवाया और कहा ग्रेजुएशन तो तुमने अपने मर्जी से जैसे कर लिया, अब तुम है ना एमए इंग्लिश में। अब सब एमए इंग्लिश में एडमिशन के लिए उस समय राजस्थान यूनिवर्सिटी के ह्यूमैनिटीज हॉल में करीब नहीं तो 1000-1500 बच्चों का एंट्रेंस टेस्ट हुआ। जो भी क्रॉस फैकल्टी से आए, जो आर्ट्स पढ़ के आए, वो तो सीधा अपने मेरिट पे एडमिशन हो गया। तो उस समय मुझे याद है, एक लड़की थी विनीता शुक्ला और एक मेरा, हम 2 जनों का सिलेक्शन हुआ था। और फिर हमने आर्ट्स एमए इंग्लिश में किया। फिर मेरी दोनों बहनों ने भी एमए इंग्लिश में किया। We became very popular as Pandey sisters, debaters, basketball players and all. तो मेरी मम्मी बताती थी कि रमा पांडे और ये लोग उनके साथ पढ़ा करते थे लॉ कॉलेज में उस समय। तो बोली एक वो पांडे सिस्टर्स थी, एक मेरे बच्चे हैं। तो वो they were very, my parents were very proud parents। और उसके बाद अंग्रेजी तो इस तरह से कि फिर मेरे को उस समय गवर्नमेंट कॉलेज में जॉब मिल गई एमए करते ही। तो मेरे पिताजी ने कहा कि नहीं अभी तुम एमफिल पहले करो। एमफिल में एडमिशन ले लिया साहब, फिर वापस अप्लाई किया, फिर जॉब मिल गई। इस बार भीनमाल में पोस्टिंग हो गई और अच्छी पे हुआ करती थी उस समय असिस्टेंट प्रोफेसर की। तो मैं तो गुस्सा हो गई, मैंने कहा नहीं अब तो मैं नौकरी करूंगी, और थोड़ा बच्चों को लगता है ना हाथ में पैसा आने लगे। तो उन्होंने कहा अच्छा तुम्हारा ना 3 साल का चेक मैं देता हूँ, तुम पीएचडी रजिस्टर करो,
जिस दिन पीएचडी तुम रजिस्टर कर लोगी और उसके बाद तुम्हारा आए तो पीएचडी करते रहना, जॉब करना। तो फिर उन्होंने मुझसे एक बहुत अच्छी बात कही, देखो बेबी, मैं तो है ना एमए करके रह गया, मेरे फैमिली प्रेशर्स थे या जो भी, तो लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम पीएचडी करो, फिर मैं तुम्हारे अंडर में पीएचडी करूंगा। तो मैं तो बहुत ही खुश हो गई। मैंने कहा अरे वाह, डैडी को मैं पीएचडी कराऊंगी, चलो पीएचडी। अब भटनागर साहब के से मैंने कहा कि सर मेरे को तो पीएचडी करना है। तो बोले कि पीएचडी करने के लिए तुम्हें अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा। अब साहब एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी उस समय, टीचिंग इंग्लिश थ्रू न्यूज़पेपर ऐसे करके कुछ, और सारे दुनिया भर के जर्नलिस्ट और सब लोग आए थे, मुझे याद है। अब भटनागर साहब ने क्या करा कि बस ओपनिंग सेशन में शायद पता नहीं किसको कंपेयर करना था, वो तो थे नहीं, मैं वो चेयर पे बैठे थे, को चेयर कर रहे थे, वो पता नहीं कौन से थे, बहुत ही गजब के जर्नलिस्ट थे, मुझे नाम नहीं याद आ रहा अभी। और उन्होंने मुझसे कहा, सो कैन आई रिक्वेस्ट प्रमिला पांडे टू बिगिन द प्रोसीडिंग्स। और मैं तो इधर उधर देखूं, फिर डायस पे गए एंड आई सेड लेट मी टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू वेलकम ऑल द पार्टिसिपेंट्स, गेस्ट, पीपल ऑन द डायस, और सब करके हमेशा से डिबेट बोलने की आदत थी। एंड ऑफ द डे वाज दैट ही टोल्ड मी, कल ये कॉन्फ्रेंस खत्म हो, तुम राजस्थान कॉलेज आओगी 11:30 बजे। And he dictated my PhD synopsis and I registered for PhD. That's great. Wow. तो फिर भाई उनके साथ जो मैंने पापड़ बेले, चटनी बना दी, उन्होंने एक एक क्वेश्चनेयर को ड्राफ्ट करने में, बनाने में, भरवाने में कितनी बार कागज फाड़ देते थे उठा के तब। लेकिन जब बाद में मैंने अपना बुक पब्लिश की, सोशियोलॉजी ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, तब मुझे वो एक एक दिन याद आता था। मैं घर आके कहती थी, डैडी कैसे हैं, आपके दोस्त हैं, मेरे प्रोफेसर हैं, मेरी ये फाड़ दिया, मेरा वो कर दिया। मैं उनको कहती कभी आप देख लो, तो कहते थे नहीं नहीं, जो भी देखना है तुम्हारे प्रोफेसर साहब देखेंगे, मैं कुछ नहीं देखूंगा। तो वो नहीं देखते थे। एक कागज भी मेरा, बोला जब थीसिस हो जाएगी तब मैं उसको प्रूफ रीड कर दूंगा, उसके अलावा मैं कुछ नहीं करूंगा। चलिए, वंडरफुल। ये तो आपकी जिंदगी का बहुत ही इंटरेस्टिंग फेज रहा है, और आपने किस तरह से लेजेंडरी भटनागर साहब के साथ किया। तो चलिए इसी आपके लेजेंडरी फेज पे रुक के हम एक गाना सुन लेते हैं और फिर आगे चलते हैं। जरूर, आपकी जीवन की दशा और दिशा तय हुई है वहां से, है ना, फिर आगे चलते हैं। ऑफ कोर्स। यही रास्ता है तेरा, तूने अब जाना है। हाँ यही सपना है तेरा, तूने पहचाना है। यही रास्ता है तेरा, तूने अब जाना है। हाँ यही सपना है तेरा, तूने पहचाना है। तुझे अब ये दिखाना है। तो वेलकम बैक प्रमिला जी। आपकी रिसर्च का विषय अंग्रेजी शिक्षा का सामाजिक पक्ष रहा है, तो ये सब्जेक्ट आपने क्यों चूज किया, थोड़ा ये बताइए। और फिर आपने अब्रॉड भी, विदेश में भी प्रशिक्षण लिया है, उसका भी आपके सोच और काम पर क्या असर पड़ा, कुछ इसके बारे में बताइए। ये कैसे सब्जेक्ट चूज किया आपने?
मैं जब एमफिल कर रही थी और एमए कर रही थी, उस समय मैं क्या बहुत मोटे मोटे पीएचडी थीसिस को लाइब्रेरीज में और रिसर्च सेक्शन में ना बिल्कुल धूल चाटते हुए देखती थी। तो मेरा शुरू से ये मन था कि अगर मैं कुछ रिसर्च करूं, जो कि मुझे करना था, तो वो एक प्रैक्टिकल ओरिएंटेड रिसर्च होनी चाहिए। तो मैंने एमफिल में भी ऐसा ही किया और पीएचडी में मेरा टॉपिक टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ इंग्लिश इन पब्लिक स्कूल्स इन इंडिया था। तो मैंने पटनायक साहब से एक ही रिक्वेस्ट किया, मैंने कहा सर और आपके सर सब बातें सर आंखों पर मैं है ना लाइब्रेरी में बैठ के रिसर्च नहीं करना चाहती कि चौसर ऐसा था, बेन जॉनसन ऐसा था, फलाने ने ये करा, डिमके ने उसका क्रिटिसिज्म ऐसा था। मैं ये तो व्हाट डू यू वांट टू डू अबाउट पब्लिक स्कूल्स, यू टेल मी। मैंने कहा सर आई वांट टू फाइंड आउट व्हाट वाज द जेनेसिस ऑफ पब्लिक स्कूल्स, हाउ डिड दे मूव फॉरवर्ड, इज देयर इज अ पब्लिक स्कूल एट एवरी कॉर्नर ऑफ द रोड, हर जगह पर हमें पब्लिक स्कूल दिखते, क्या वो रियल पब्लिक स्कूल हैं, क्या वो सो कॉल्ड पब्लिक स्कूल्स हैं, अगर वो रियल नहीं है तो फिर रियल कौन से हैं, क्या सिर्फ एमजीडी ही एक पब्लिक स्कूल है या ग्वालियर सिंधिया वाला है। तो ओरिजिन इसका मैंने जितना पढ़ा है वो है हैरो एंड ईटन इन इंग्लैंड, आई विश समडे आई गो देयर। इंडिया में सबसे पहला पब्लिक स्कूल हुआ शिमला में, लवडेल और सनावर में। तो मैं इनके बारे में रिसर्च करना चाहती हूँ, यहाँ जाना चाहती हूँ, खुद अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ और ऑब्जर्वेशन सीखना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा बहुत अच्छा, चलो तुम अब इस बात पे तो मैं तुम्हारा क्वेश्चन ड्राफ्ट कर देता हूँ, तुम जाओ। मेरे बहुत कम स्कॉलर्स होते हैं हु वांट टू डू प्राइमरी रिसर्च और सेकेंडरी रिसर्च से सेटिस्फाइड नहीं होते। तो ठीक है, तो ऐसे करके मैंने ना वो अपना रिसर्च वाला पार्ट, वो मेरे लिए बहुत ही ग्रेट लर्निंग रही। फिर मैं जब लेटरल एंट्री से आफ्टर बिकमिंग सेलेक्टेड बाय आरपीएससी, मेरी 11th पोजीशन थी, मैं प्रोफेसर ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश रही काफी टाइम। फिर मैं जब विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में आई लेटरल एंट्री से, तो वहां पर एक कॉन्सेप्ट विमेन एम्पावरमेंट का जो था, उसमें बैंकर्स इंस्टीट्यूट नाबार्ड का था लखनऊ में। वहां मेरे को हमारे सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी साहब थे उस समय, एमएल मेहता जी, डायरेक्टर सरिता सिंह जी थी, इन लोगों ने मुझे वहां बैंकर्स इंस्टीट्यूट भेजा ट्रेनिंग के लिए। पूरे इंडिया से 30 ऑफिसर्स आए थे और हमें 15 दिन तक ट्रेनिंग भी लेना था, ऑब्जर्वेशन में भी थे हम। 15 of us were identified to go to Durham University Business School। तो ये सारा गवर्नमेंट खर्चे पे था, मुझे सिर्फ एक बॉन्ड भरना था कि मैं अगले 5 साल भी यही कार्य करूंगी और किसी विभाग में सरकार मेरा ना तो ट्रांसफर करेगी, ना मैं कॉलेज शिक्षा में वापस जाऊंगी। तो ये चीफ सेक्रेटरी साहब ने लिख के दे दिया और मैं वहां पर जो चीजें सीख कर आई, तो मुझे लगता था देयर वाज मोर टीचिंग फ्रॉम आवर एंड देन लर्निंग फ्रॉम देयर एंड। तो जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के बारे में मैंने चीजें वहां से सीखी, नाबार्ड से सीखी थी लखनऊ में और यहाँ पर, और फिर मेरा जो फील्ड एक्सपीरियंस रहा महिला बाल विकास में रहते हुए, 1998 फरवरी में मैं गई थी डरहम यूनिवर्सिटी इंग्लैंड में, और मैंने 2003 तक फिर महिला बाल विकास हेडक्वार्टर्स में काम किया। लगभग 10,000 गांव और लगभग 2 लाख महिलाओं को सेल्फ हेल्प ग्रुप से उस समय जोड़ा। वो एक नया कॉन्सेप्ट था। तो that the way we worked in Rajasthan, that became exemplary in the country। तो उसके लिए मेरी जो टीम थी, जो मेरे सीनियर्स थे, जो मेरे गाइड्स और मेंटर्स थे, आई थिंक वो सभी रिस्पॉन्सिबल थे, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत फ्री हैंड दिया अपने तरीके से काम करने के लिए, और मुझे आज तक भी बहुत अच्छा लगता है कम्युनिटी के साथ काम करना। मतलब आपने ग्राउंड पे बहुत काम किया। नाबार्ड का जो ये कॉलेज इंस्टीट्यूट है, ये तो काफी फेमस है लखनऊ का, बर्ड बैंकर्स इंस्टीट्यूट, रूरल डेवलपमेंट के लिए। नाबार्ड तो खैर है ही रूरल डेवलपमेंट के, उन्हीं का ये बर्ड बहुत ही प्रेस्टिजियस और एपेक्स इंस्टीट्यूशन। हाँ बिल्कुल, ऐसा ही वहाँ पूना में नॉर्मल बैंकिंग के लिए, और एक नेबार्ड का यहाँ है लखनऊ में। जी बिल्कुल। तो ये ग्राउंड वर्क आपने किया है, और आपने ग्राउंड पे उतर के कम्युनिटी से, रूरल एरिया से आप वहां गई और आपने काम किया, ये तो बहुत खूबसूरत। चलिए इसी बात पे रुक के हम एक गाने के लिए रुक जाते हैं और फिर आगे बातचीत को जारी रखते हैं। ऑफ कोर्स, यस प्लीज। जी।
के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे। ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे। कोई टोह टोह ना लागे, किस तरह गिरह ये सुलझे। है रोम रोम एक तारा, है रोम रोम एक तारा जो बादलों में से गुजरे। ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे। कोई टोह टोह ना लागे, किस तरह गिरह ये सुलझे। अच्छा, अब आते हैं प्रमिला जी आपके कैरियर की शुरुआत तक अध्यापन या टीचिंग से। तो आपने अपने कैरियर की शुरुआत एक टीचर, एक शिक्षिका के रूप में की, तो वो कहाँ की, पहले तो ये बताइए। और मेरी पहली सॉरी हाँ कहीं, और उसका क्या क्या अनुभव रहे आपका, जो फर्स्ट एक्सपीरियंस था कैसा रहा? तो मेरी फर्स्ट पोस्टिंग गवर्नमेंट पीजी कॉलेज नागौर में थी। मैंने जैसे पीएचडी रजिस्टर किया तो उसके नवंबर में था वो, और उसके बाद मेरे पास जो पोस्टिंग आई तो मेरे पिताजी मुझे लेकर और नागौर गए। हम वहाँ के डाक बंगले में रुके। 26 दिसंबर को मैंने वहां पर ज्वाइन किया, और उसके बाद क्योंकि सर्दी की छुट्टियां थी, क्रिसमस हॉलीडेज, तो हम वापस आ गए। जनवरी फर्स्ट वीक में फिर मैं अपनी मम्मी के साथ वहां पर गई, और जब मैंने वहां ज्वाइन किया तो पहले दिन मैं तो थोड़ी सी घबराई हुई सी थी। मेरी मम्मी को और भी लग रहा था कि मैं इसे छोड़ के चली जाऊंगी। मेरी ज्यादा ऐसी कोई हाइट नहीं है, 5 फीट 2 इंच हूँ। वहां पे जो सब स्टूडेंट्स होते थे, वो जाट कम्युनिटी बहुल्य एरिया है, तो कोई भी 6 फीट 5.5 फीट 8 से छोटे नहीं होते थे। तो मैं जब स्टूडेंट्स के बीच में से जा रही होती थी, अंदर तो दिखती ही नहीं थी। तो क्लास में जब मैं पहुंची तो एक मतलब 4 सेक्शंस थे, और मैं इंग्लिश पढ़ाने के लिए पहले दिन जब आई तो क्लास में ना कोई खिड़की में से, गेट में से, मतलब उस क्लास में 40 बच्चों की जगह शायद 150 बच्चे बैठे हुए थे। वो सारे सेक्शंस के आगे कि कौन सी नई मैडम आ गई। अब वहां पे जब मैंने पढ़ाना शुरू करा, मेरी तो जनरल इंग्लिश की क्लास थी, तो कोई कहे, एक पीछे से कोई जना बोला मारवाड़ी में, बताओ मैडम यहाँ कहानियां चाले गो, ऐसे कोई कुछ बोले, कोई कुछ बोले। तो मैं ना बहुत ही थोड़ा, यूनिवर्सिटी में भी मैंने क्लासेस ली थी पीएचडी एमफिल के टाइम, तो मैंने थोड़ा स्ट्रिक्ट सा वो रुख अपनाया, और मैंने उस समय में चौक से ब्लैक बोर्ड पे लिखते थे ना, तो मैंने उसको, बलराम नाम का एक लड़का था सबसे पीछे, उसको जोर से चौक मारा। अच्छा, अरे वाह। और वो ऐसे माथा पकड़ के, मैंने कहा अब अंदर नहीं रहोगे, गेट आउट ऑफ द क्लास, और जितने लोग खिड़की दरवाजों में सब बाहर निकल जाइए, अदरवाइज आई विल गेट यू ऑल रेस्टिगेटेड। तो साहब, और मैंने कहा 5 मिनट का टाइम है, मैं अपनी चेयर पे बैठ गई साहब। उसके बाद टेबल चेयर के अलावा कोई भी नहीं था वहां पे, सारे लोग चले गए थे। सिर्फ क्लास में जो 40 बच्चे बैठ सकते थे, 38 टेबल चेयर वाले वही थे, जो रियल सेक्शन वाले। फिर मैंने उन्हीं बच्चों में से एक जने को बुला के कहा अटेंडेंस लो, क्योंकि मुझे लगा कि मैं इनके नाम ठीक से नहीं बोल पाऊंगी तो फिर ये अलग कहानी शुरू हो जाएगी। तो हमारे एक धीर सर थे जो मुझे महारानी कॉलेज में पढ़ाते थे, उन्होंने कॉल करके मुझे बेस्ट ऑफ लक बोला था। फिर बोला पहले दिन है ना, तुम लोगों ने मेरा बहुत मजाक बनाया था, जब मैं क्लास लेने आया था, वो मेरा पहला क्लास था, तो तुम्हें एडवाइस ये है, डोंट अनाउंस द नेम्स ऑफ स्टूडेंट्स योरसेल्फ, लेट वन ऑफ योर स्टूडेंट डू दैट। तो साहब उसने अटेंडेंस ली। उसके बाद हमारे प्रोफेसर सिंघवी थे, मैं उनके पास गई और मैंने कहा सर ये लड़का तो रेस्टिकेट होगा, अगर आप इसको नहीं करोगे तो फिर ना मैं जा रही हूँ रिजाइन करके। तो वो बोले कि ऐसा क्या हो गया, और ऐसे तो होता रहता है, और बच्चों का और टीचर्स का। मैंने कहा मुझे नहीं पता, मैंने ऐसा इनडिसिप्लिन ना देखा ना करा। तो इसे तो वो बेचारे बड़ी जिद्दोजहद के बाद मान गए कि सस्पेंड कर देते 3 दिन के लिए।
अब साहब उस लड़के को सस्पेंड कर दिया, बाद में पता चला वो कैंटीन भी चलाता है वहां पे। और बाकी सारे प्रोफेसर मुझे कह रहे जो वहां पे थे, अरे मैडम आपने आते ही क्या, एक उर्मिला मैडम थी अभी भी मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है। तो ये सब ऐसी चुनौतियां समय समय पर आती रही, पर उसको हैंडल किया गया जैसे तैसे करके। लेकिन मुझे लगता था कि आपको अपने सब्जेक्ट पे कमांड है, आपको लैंग्वेज पे कमांड है, इंग्लिश के साथ साथ हिंदी और मारवाड़ी। उस समय तक मैं दूरदर्शन पे चौपाल चैनल भी कई बार कंपेयर करती थी, हिंदी न्यूज, रोजगार समाचार पढ़ती थी। तो लैंग्वेज और उस पे कमांड होने, सब्जेक्ट पे कमांड होने की वजह से आई थिंक आई कुड सेल थ्रू इट। और फिर बाद में तो वो सारे बच्चे इतने ज्यादा फैन हो गए, अभी तक भी मेरे से मिलने करने आते रहते हैं। तो इट इज ऑल अबाउट हाउ यू गेट इनटू कम्युनिटी एंगेजमेंट प्रोसेस। तो प्रमिला जी, आपका पहला दिन तो बड़ा सनसनी वाला था। मतलब अगर आपने ये कर दिया और उठा के चौक मार दिया, निशाना भी आपका गजब का था भाई। हाँ सर, वो एक बचपन में खूब कंचे और गिल्ली डंडे खेले। कंचे गिल्ली डंडे खेले आपने, तो गजब का ये निशाना मार दिया, चौक उठा के मार दिया। अच्छा, मैं भाई द वे ऑफ द कफ सवाल पूछता हूँ, क्योंकि जो आप पुराने गवर्नमेंट कॉलेज के लेक्चरर्स और जो फेलो टीचर्स होंगे, वो भी थोड़े कोई बहुत सोफिस्टिकेटेड जयपुर वाला वातावरण तो नहीं होगा, उनके साथ आपका कैसा एक्सपीरियंस? सर बड़ा अजीबो गरीब सर, बहुत टाइम लगा बहुत एडजस्टमेंट में बहुत टाइम लगा होगा, क्योंकि उनके जो रिएक्शंस होते होंगे और जो उनका बिहेवियर होता होगा, वो तो आपको बहुत वो सर इन लोगों से कोई बहुत बेहतर नहीं होता था, पर ठीक है सर। तो और जयपुर के पास में कोई जयपुर के पास कोई कॉलेज नहीं मिला, आप सीधी नागौर चली गई भाई? अरे सर, फर्स्ट पोस्टिंग वहीं पे मिली, और मेरे मम्मी डैडी तो हमेशा कहते थे कि अपना कोई पॉलिटिकल बैकअप है नहीं, पढ़ो लिखो, अपनी मेहनत से और अपने काम से अपनी जगह बनाओ। हाँ भाई, कहीं कोटपुतली वगैरह चली जाती, पास में चली जाती। हाँ सर, वो भी हाँ संभावना थी, पर वो ही रहा। फिर बाद में नेक्स्ट सेशन में सवाई माधोपुर आ गई थी मैं। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन आपका आप ये याद रहेगा, आपका चौक का निशाना बहुत तेज, बढ़िया। तो फिर मैं ऐसे बोर्ड पे लिखते लिखते भी घूम के मार देती थी, मुझे पता होता था वो अर्जुन की तरह है ना, आवाज पे निशाना लगाना। गजब है, गजब है। चलिए आगे चलते हैं, मजा आ गया आपकी बात सुन के। और भी बहुत अनुभव होंगे अपने पास, उतना टाइम नहीं है। हाँ सर, इतना टाइम नहीं है, तो मैं इसीलिए अपनी वाणी को बीच में ही विराम दे दिया। मैंने कहा आगे बड़े, अब ये कॉलेज की तो बड़ी नॉस्टैल्जिक सी फीलिंग होती है, पढ़ने की भी और पढ़ाने की भी। आई नो। फिर आप ये थोड़ा सा डेवलपमेंट सेक्टर से भी जुड़ी हैं, महिला एवं बाल विकास और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम किया है आपने, तो इसमें क्या चैलेंजेस आए हैं? पहले तो बताइए कि किस तरह से आप जुड़ गई हैं। आप शायद गवर्नमेंट जॉब में भी रही हैं ना, एज ए सर मैं क्या था, मैं विमेन एंड चाइल्ड में इस तरह से आई कि जब मैं बांदीकुई में पोस्टेड थी और मेरा बेटा करीब एक छोटा सा इंसिडेंट बताती हूँ आपको। वो रेलवे स्कूल में वहां पढ़ रहा था, केजी क्लास में, तो 3 साल का हुआ होगा, करीब पौने 3 साल का। और एक दिन घर आके मेरे से बोला, मैं तो क्योंकि लैंग्वेज की स्टूडेंट रही हूँ, एमफिल मैंने ELT में किया, इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। तो वो आके मुझसे बोला, मम्मी कहाँ जा रही हो? मैंने कहा क्या बोला मंची, कहाँ जा रही हो? मैंने कहा हो गया कबाड़ा। क्योंकि लैंग्वेज में डायलेक्ट अगर आपने पकड़ लिया कोई, तो that cannot be undone. You can find out if a Punjabi speaks English or if a Marwadi speaks English. वो डायलेक्ट आएगा। मैंने डॉक्टर साहब को बोला, मैंने कहा सुनो, जयपुर से अप डाउन करना है, बच्चा जयपुर पढ़ेगा, यहाँ रहा तो मेरा तो इंग्लिश का प्रोफेसर होना ही बर्बाद है। फिर साहब हमने बहुत दिन तक अप डाउन किया, बेटे को यहाँ पे। एक दिन अखबार पढ़ रहे थे, ट्रेन में रोज सुबह जाते थे, तो उसमें महिला बाल विकास का एक एड आया, स्टेट प्रोजेक्ट ऑफिसर का। डॉक्टर साहब ने देखा, बोला अप्लाई करोगी? मैंने कहा हाँ कर देती हूँ, ये पोस्ट ट्रांसफरेबल नहीं होनी चाहिए बस। तो बोले एक ही पोस्ट है, हेडक्वार्टर में है। ओके। अब सब मैंने अप्लाई कर दिया। वहां पे एक लेटरल एंट्री के लिए 6 सेक्रेटरीज की कमेटी इन द चेयरमैनशिप ऑफ चीफ सेक्रेटरी। अब मुझे महिला बाल विकास का द्वाकरा पता, न इदारा पता, न जाजम पता, न सातिन पता, पर मुझे ये पता था कि जब मेरी मम्मी ILO की को हेड करती थी राजस्थान में चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट्स में, हम बचपन से उनके साथ जाते थे। तो कैसे वो कम्युनिटी में लोगों से बात करती थी, उनकी बात सुनती थी। फिर हम लोग जब बांदीकुई में थे, तो मैं ना स्टूडेंट्स के जो
विलेज अडॉप्शन प्रोग्राम होता है और प्रभात फेरी, उन सब में काफी एक्टिवली पार्टिसिपेट करती थी। तो मैंने उन्हीं बेसिस पर अपना इंटरव्यू दिया एंड समहाउ आई थिंक दे लाइक्ड माय वे ऑफ एक्सप्रेशन। तो बस मिठा लाल जी मेहता ने एक ही बात कही थी मुझसे, मैडम यू आर अ प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश और यहाँ पर इतने गांव में काम करना है, आप कैसे करोगी, एंड यू डोंट टॉक इन हिंदी। मैंने कहा सर with due respect, I've been taught if you talk to me in English, I'll talk to you in English. Talk to me in Hindi, मैं हिंदी में जवाब दूंगी। एंड थे मारवाड़ी में बोल और देखियो मैं यही जवाब दे दी छू। अच्छा। तो वो बोले कि ओके लेट अस सी। तो सीमा बहुगुणा जी हमारी डायरेक्टर थी, उन्होंने कहा कि सर इसकी बाकी सब बातों से मुझे लगता है कि वी शुड गिव हर अ ट्राई। तो उन्होंने कहा बाहर वेट करिए, एंड देयर वाज अ बिग क्यू ऑफ पीपल कमिंग फॉर इंटरव्यू। तो मैं चीफ सेक्रेटरी के चैम्बर में था ये इंटरव्यू। तो बस आफ्टर अ वीक आई गॉट टू नो कि भाई मेरा सिलेक्शन हो गया है 7 तारीख को, 4 जुलाई 1997। आई वाज रिलीव्ड फ्रॉम बांदीकुई गवर्नमेंट कॉलेज एंड आई जॉइंड हियर। भाई आपका मीठालाल जी मेहता ने अगर सिलेक्शन कर लिया तो आप में कोई खास बात ही होगी, क्योंकि और ये भी कमाल है कि आपने कोई सिफारिश वगैरह नहीं कराई और आपका मेरिट पे हो गया, ये कमाल है। बिल्कुल सर, मैं आपको बताऊं हमारे जो उस समय में भैरव सिंह जी चीफ मिनिस्टर थे और उनके जो प्रेस अटैची थे मिस्टर के.एल. कोचर, वो मेरी मम्मी जब एडिशनल कमिश्नर थी तब वो कमिश्नर रहे, और उनके कमरे में जाके मैंने उनको बताया कि ऐसे अंकल मैं है ना अभी इंटरव्यू देकर आई हूँ। तो बोले कि अरे तुमने पहले नहीं बताया, मैं ये कहता वो कहता। बोले मम्मी ने कहा था खबरदार जो पहले गए तो फिर उन्होंने बैठा के मुझे चाय पिलाई और मुझसे बोला कि अच्छा अब जो भी बात है मैं उनसे करके फिर तुम्हारी मम्मी को ही बता दूंगा। तो फिर शाम को जब मम्मी घर आई तो इतनी खुश थी और मेरे से बोली कि है ना बेबी, मेरे को जो कोचर साहब ने कहा वो वर्ड्स मैं अपने लिए सुनने को तो आज तक, मतलब आई एम सो प्राउड ऑफ यू। तो मैं बहुत खुश हुई। नहीं, बहुत, आप तो बहुत ही मतलब एक्सट्रोवर्ट तो नहीं कहूंगा, लेकिन आप बहुत ही एक ओपन पर्सनैलिटी थी, तभी आप इतना अच्छा हैंडल कर पाई वैसे इंटरव्यू को, और इतने सीनियर ऑफिसर्स के साथ। बहुत मुश्किल हो, क्योंकि उस टाइम आपकी एज भी क्या होगी, बहुत कम होगी, बहुत यंग होंगी आप। जी ऐसे ही कोई 26-27 साल। अरे बाप सर पर क्या था कि एक वो होता है ना सर, एक प्रोटोकॉल आपको गवर्नमेंट में रहते हो तब समझ आता है, फिर समझ आता है कि भाई सेक्रेटरी के चीफ सेक्रेटरी से मिलना है तो पीएस के पास जाओ, ये करो वो करो। और उस समय तो हमें पता ही नहीं था, सो देयर वाज द फियर ऑफ अननोन था ही नहीं। आई नो वो ये भी होता है कि वो यंग एज में आपको उतना डर नहीं रहता, फिर जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं तो वैसे वैसे आप थोड़ा कॉन्शियस होते जाते हैं। ऑफ कोर्स बिल्कुल सही है सर। चलिए इसी आपकी जोरदार सशक्त नेचर पे एक रुक के एक गाना सुन लेते हैं, फिर आगे बातचीत शुरू करते हैं। जरूर सर, जरूर। फिर ले आया मजबूर क्या कीजिए, फिर ले आया मजबूर क्या कीजिए, रास ना रहना दूर क्या कीजिए, दिल कह रहा उसे मुकम्मल कर भी आओ, वो जो अधूरी सी बात बाकी है, वो जो अधूरी सी याद बाकी है, वो जो अधूरी सी याद बाकी है।
आपके काम में एक महिला सशक्तिकरण, वीमेन एम्पावरमेंट एक बहुत प्रमुख विषय रहा है। तो आप इस क्षेत्र में क्या क्या बदलाव देख रही हैं, कुछ आप बताएंगी क्या? पहले और अब में कितना फर्क हो गया है, कैसे करती हैं आप? कुछ इसके बारे में बताइए। सर ऐसे है कि मैं तो बहुत सबसे पहली बात कहूंगी कि मैं एक हार्डकोर ऑप्टिमिस्ट हूँ। तो मैं है ना एक पानी का ग्लास को आधा भरा हुआ देखती हूँ, आधा खाली नहीं देखती हूँ। ओके। बहुत लोग कहते हैं कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। मैं कहती हूँ बहुत कुछ हो रहा है, आप आंख उठा के खोल के देखो तो सही। तो क्या जैसे हमारे साथ अभी मेरे ऑर्गेनाइजेशन जो एनजीओ मैंने सेटअप किया हमारी फैमिली के लोगों और फ्रेंड्स के साथ में 98 में, जब मेरे पेरेंट्स की डेथ हो गई तो मुझे लगा जो काम वो लोग कर रहे थे उसको मैं आगे बढ़ाऊं। तो उसमें मैं देखती हूँ कि जो हमारे वॉलंटियर्स थे, आज एक महिलाओं की मीटिंग में AK पांडे साहब हमारे सेक्रेटरी रहे, फिर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रहे। तो वो मेरे सीडार्ट संस्था के मेंटर भी हैं, अभी तक भी हैं, मेंटर गाइड। AK पांडे जिनकी मैडम भी यूनिवर्सिटी में कोई प्रोफेसर वगैरह थी। आशा पांडे, आशा पांडे, ओके ओके, जी वही AK पांडे जी। मैं समझ तो गया। उन्होंने मुझे कहा कि प्रमिला मैं इनसे सुनना चाहता हूँ, मैं ना ये जो तुम्हारा कोऑर्डिनेटर प्रेजेंटेशन कर रहा है। तो मैंने कहा सर आप मर्जी आए जिसको पूछ लो आप, ये आशा जी है ये 63 साल के हैं, ये ममता बैरवा है ये 22 साल की है, ये इसकी शादी नहीं हुई है, ये इनका इतना लंबा अनुभव है, आप जिससे मतलब मैं तो 2-3 नाम बताई। कृष्णा है, ये हमारे साथ काम करती थी, तब शुरू में रोजगार सहायक थी, अब ऑल राजस्थान की नरेगा की मेंबर सेक्रेटरी है यूनियन की। तो ममता ने बोला से पूछा सर ने कि तुमने क्या सीखा सीडार्ट में, प्रमिला ने ऐसा क्या सिखा दिया? तो बोला साहब प्रमिला जी ने की वजह से आज मैं अगर पंचायत में नहीं जाते ना, हम वॉलंटियर सीडार्ट के, मैं हूँ और एक और 2-3 नाम दिए, तो हमारे सरपंच मीटिंग नहीं शुरू करते, कहते हैं उनको वॉलंटियर्स को आने दो। तो बोला अच्छा ठीक है, तो हो सकता है तुम्हें कुछ नॉलेज ऐसी मिल गई हो, बाकी तुम्हारी अपनी पहचान। तो बोले आज आप मुहाना के बस स्टैंड पे चले जाओ, मुहाना पे, और किसी को भी ये कहने की जरूरत नहीं है कि रामलाल बैरवा के घर जाना है। आप किसी बच्चे को भी बोलोगे ना ममता बैरवा के जाना है, वो उंगली पकड़ के मेरे घर ले आएगा। ये मेरी पहचान है मुहाना में। तो ये जो चीजें ना एम्पावरमेंट की बहुत ही डेलिकेट लाइन होती है बिटवीन फैसिलिटेटिंग एंड गिविंग थिंग्स टू पीपल। तो मैं हमेशा वेलफेयर की फेवर में नहीं हूँ, मैं डेवलपमेंट के फेवर में हूँ, और डेवलपमेंट में आपको बहुत मशक्कत करनी पड़ती है लोगों को खड़ा करने के लिए। उनको सपोर्ट दे दें, उनको क्रचेस प्रोवाइड कर दें, उनको खाना दे दें, अनाज दे दें, ये कर दें वो कर दें, आई एम नॉट अ बिलीवर ऑफ दैट। मुझे लगता है यू नीड टू टीच देम, लर्न हाउ टू डू फिशिंग रादर देन गिविंग देम फिश एवरी डे। अच्छा, अब मेरे को आप पंचायत स्तर पे भी आपने काम किया है, चूंकि पंचायत का, मैं अब थोड़ा ऑफ द कफ सवाल पूछ रहा हूँ। ये जो हमारे पंचायत में महिलाएं सरपंच बन जाती हैं, आए दिन अखबार में हम पढ़ते हैं, लेकिन जो असली पावर बिहाइंड दोज महिलाज होती है वो जनरली उनके पति होते हैं जो सरपंची का सारा काम चलाते हैं। तो इसमें कुछ बदलाव आ रहा है या अभी ये वैसे ही चल रहा है सारा कुछ? ये क्या है सर, ये एक समय में एक फ्रेज बहुत पॉपुलर हुआ था, और अब सरपंच पति SP, अब वो गायब हो गया है सर। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, फागी जैसी पंचायत में, पंचायत समिति में, नारेड़ा एक पंचायत है, वहां पे भी ममता प्रजापति एक कुम्हारों की लड़की थी, बहू थी, वो स्कूल टीचर थी, उसके ससुर जी सरपंच थे। अब वो रोस्टर में महिला की सीट आ गई तो उन्होंने बहू का नाम दे दिया। अब ममता हमारे यहाँ पर वॉलंटियर ट्रेनिंग में आती थी, तो बोली दादी अहिया के अच्छे, दादी अहिया के अच्छे। मैंने कहा दादी सरपंच है कि तुम सरपंच हो? जिस दिन चेयर पे बैठे उस दिन बात करना, वरना अगली ट्रेनिंग में मत आना। तो उसने फिर कहा कि मैडम अब की मीटिंग तो हम यहाँ नहीं करेंगे, जयपुर में मेरे पंचायत में ही होगी। मैंने कहा बहुत अच्छा। हम वहां पे पहुंचे, सब वेलकम हुआ, ये हुआ, दादी और पूरा खानदान, ऑल मेन वर देयर टू वेलकम। अब हम अंदर पंचायत में पहुंचे तो उसने कहा ममता ने, मैडम आप यहाँ बैठो, हल्का सा घूंघट निकाल रखा था। फिर उसने भरी सभा में क्या बोला, दादी थे थारी जमात में लेर बाहर चल जाओ, ये माँ की मीटिंग है, मैं करांगा, मैं सरपंच हूँ, ई कुर्सी पर मैं ही बिराजूंगी। और उनकी तो शक्ल देखने लायक थी। मैंने कहा ममता शाम को खाना नहीं मिलेगा तेरे को? कहती नहीं मैडम अहिया कौन। अब एक दिन तो ये होना ही था, जब मैं आपको बुलाई ली यहाँ पे
और सब लोगों ने बुला ली। फिर यहाँ ने कहीं बैठवाती हूँ मैं कुर्सी पे, सरपंच तो मैं ही हूँ। तो मैंने कहा ये बात सही भाई, विक्रमादित्य की कुर्सी है तुम्हारी, बैठो। तो आप वैसे आई मस्ट से प्रमिला जी, आप मारवाड़ी बड़ा अच्छा बोलती हो, जयपुर वाली लैंग्वेज खड़ा बहुत बोलती दिन हो हो। गए साहब इन लोगों के साथ जमीन पे बैठकर खाना खाते, छाछ पीते, बात करते। तो अगर मैं इनकी भाषा ही नहीं बोलूंगी तो इनसे रिलेट कैसे करूंगी? नहीं, बहुत कम्युनिटी अच्छा की बोलती हो, नब्ज बड़ी कैसे सहजता से समझूंगी? बोलती हो। हम लोग इतने साल से जयपुर में हम नहीं बोल पाते इतनी, लेकिन आप तो फटाफट बोलती हो एंड यू आर जी वेरी मतलब फ्लुएंट इन इट, और फटाफट जी बोलती जी। हो। तो ये वहाँ कई तो बड़ी सक्सेस स्टोरी आने लग गई हैं आजकल, यंग लड़कियां भी सरपंच बन रही हैं, वो भी बिल्कुल बहुत अच्छा काम बिल्कुल कर रही साहब, हो। बिल्कुल साहब, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो यहाँ रुक के एक गाने के लिए रुक जाते हैं, एक छोटा सा पॉज लेते हैं और जी फिर आगे बातचीत करते हैं। अगर मुझसे मोहब्बत है, मुझे सब अपने गम दे दो। इन आँखों का हर एक आंसू मुझे मेरी पसंद दे दो। अगर मुझसे मोहब्बत है। तुम्हारे गम को अपना गम बना लूं तो करार आए। तुम्हारा दर्द सीने में छुपा लूं तो करार आए। वो हर शय जो तुम्हें दुख दे, मुझे मेरे सनम दे दो। अगर मुझसे मोहब्बत है। शरीके जिंदगी को क्यों शरीके गम नहीं करते? दुखों को बांट कर क्यों इन हाँ, वेलकम बैक प्रमिला जी। अब थैंक यू। हमने ये विषय कवर कर लिया, अब कुछ रोड सेफ्टी पे भी आप बहुत काम कर रही हैं। जी अब जी बिल्कुल। ये रोड सेफ्टी का जो मुद्दा है, ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है, इसमें पुलिस भी इन्वॉल्व है और हॉस्पिटल्स भी इन्वॉल्व हैं, मेडिकल फैसिलिटीज भी, एम्बुलेंस भी इन्वॉल्व है। ये इधर आप कैसे चली गई, आप कैसे जुड़ गई इससे काम ये से? सर ऐसे हुआ कि एक बार मैं दिल्ली में थी किसी मीटिंग में, और प्लानिंग कमीशन उस समय होता था, नीति आयोग। जी जी। तो वहां पे चर्चा हो रही थी। मैं थी तो वर्किंग ग्रुप ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन में, पर जो टेक्स्ट बुक्स हैं उसमें आप है ना थ्योरेटिकली तो सब बच्चों को याद करा देते हो, उन्हें पता होता है कि ग्रीन लाइट, रेड लाइट, ये स्टॉप, जेब्रा क्रॉसिंग। पर जो मिसिंग है वो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है। तो मैं इसी पे बात कर रही थी कि हम क्या करते हैं कि हम जब बच्चे 16 साल के हो गए और गाड़ी ठीक नहीं चला रहे, तेज चला रहे हैं या बिना लाइसेंस, तब हम उन पे ध्यान देते हैं। और तब तक वो तो कुम्हार का गड़ा पक्का हो चुका, अब तो मिट्टी कच्ची रही नहीं, तो व्हाई कांट वी कैच देम यंग। तो उस मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उसमें मैंने ये बात कही। तो पॉल यानसन हैं, ये फ्लीट फोरम के ग्लोबल रिप्रेजेंटेटिव हैं जिनेवा में। इन्होंने इसको सुना एंड देन ही टोल्ड मी दैट वुड यू लाइक टू वर्क फॉर रोड सेफ्टी। मैंने कहा साहब मैंने तो करा ही नहीं ऐसा कोई काम, मैं नहीं जानती ना मैं करती। देन ही केम टू जयपुर विद हिज प्रोग्राम मैनेजर, एक वहां पे थे दिल्ली में विशेष जी कोई, उनको लेकर आ गए जयपुर मेरे ऑफिस में और टाइम लेके। तो मैंने कहा, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था माय हैंड्स आर फुल, मैं पंचायत में ये काम करी और ये मैंने किया ही नहीं है कभी। तो उन्होंने मुझे कहा, वो अपना होमवर्क अच्छे से करके आए थे, उन्होंने कहा कि आपके घर के पास जवाहर नगर में 4.5 किलोमीटर का स्लम एरिया है, इस पे फास्ट मूविंग ट्रैफिक है,
किसी समय में ये हुआ करता था, बहुत मतलब हाईवे सही था, तो व्हाई डोंट यू वर्क हियर। यहाँ बहुत रोड इंसिडेंट्स हुए, उनको पता था किस चाय की दुकान वाली के बेटे की डेथ हुई, किसका क्या हुआ, ये सब किस स्कूल के वाले की हुई। तो मैंने उनको कहा मेरा एक तरीका है काम करने का, और उस तरीके में मैं नीड असेसमेंट पहले करती हूँ और स्टेक होल्डर एनालिसिस करती हूँ। इफ यू आर रेडी फॉर दैट, देन आई विल फर्स्ट डू दैट सर्वे, आई विल डिस्कस द डेटा विद यू। अगर नीड है तो मैं यहाँ काम करूंगी, नहीं तो नहीं। तो उन्होंने कहा उसकी कॉस्ट बता दो। मैंने कहा ऑफ द कप्स ऐसे थोड़ी ड्रॉप ऑफ द हैट पे बताऊंगी, गिव मी 2 weeks, वील प्रिपेयर अ प्रपोजल, शेयर विद यू, बट आई एम श्योर इट विल नॉट कॉस्ट मी लेस देन 2 to 3 lakhs। ये 2011 की बात है सर। अच्छा। और 2011 में वो उसके लिए तैयार हो गए, तो मेरे जो फील्ड वर्कर्स थे उनको भी मैं अच्छा पैसा दे पाई। बहुत अच्छी हमने स्टडी कंडक्ट करी। वो स्टडी को ये जो यूनाइटेड यूपीएस, ये जो पार्सल और ये कुरियर वाले हैं, इन लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया और उस प्रोजेक्ट को फंड कर दिया। तो उन्होंने कहा प्रोजेक्ट भी तुम्हें करो। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो इस तरह से ना, यू नो, इट वाज नॉट अ फर्स्ट चॉइस, बट somehow when I realized the plight of the people, how they are suffering, how children are demotivated, how the young youth of our country are misguided, less informed, उनकी कोई deliberate गलती नहीं होती है, वो इन्फॉर्म नहीं तो है। ये जो जालाना की कच्ची बस्ती है, यहाँ इस वाली रोड पे, हाँ वो काफी कंजेस्टेड क्राउडेड रोड है, जी, काफी एक्सीडेंट्स। तो वहाँ जवाहर नगर वाली भी जो टनल से मिलती है जाके, वहां तक बहुत खराब है। बिल्कुल। तो फिर आप क्या इनको एजुकेट करती हैं, अवेयरनेस करती हैं? इट इज अबाउट एजुकेशन, इट इज अबाउट एजुकेशन इन स्कूल। उसके लिए हमने एक मॉड्यूल डेवलप किया, उसको मैंने कोपेनहेगन की एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट किया। यहाँ पर लोगों ने उसको बहुत अप्रिशिएट किया, बहुत सारे स्कूल्स ने अडॉप्ट किया। अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट वगैरह चेंज होती है और कुछ कुछ हो जाता है, ब्यूरोक्रेसी चेंज होती है। मैं तो रही हूँ, समझती हूँ। तो आप क्या करती हैं स्कूल्स में जाके बच्चों को? एक हम टीचर्स को ट्रेनिंग देते हैं। टीचर्स को ट्रेनिंग देने से ही ये सस्टेनेबल मॉडल बनता है, और उनकी बुक्स का पार्ट हम इसको बनाते हैं। जो मॉड्यूल्स हमने डेवलप किए, जब तक हमारे पास 5-7 साल तक फंडिंग थी, तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट बुक्स प्रोवाइड कर देते थे। वो वर्क बुक टाइप होती हैं। और फिर हम जो ट्रैफिक पुलिस में मैं कोऑर्डिनेट करके उन लोगों को भी बुलाती हूँ इनको जानकारी देने के लिए। और जो इन बस्ती में स्कूल बसे हैं, वो जिस रास्ते से अंदर जाते हैं, मतलब बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे आप रोड साइड पे बैठकर ना वो गली में बर्तन धो रही है, कपड़े धो रही है, कोई भी निकले बिना हेलमेट के रोको और उसको बोलो हेलमेट लगाओ अपना। बहुत तो ऐसे कर करके ना, तो वो क्या, मैडम जी हमारी गाय लेबर ने सुनने का वहां। मैंने कहा 4 जना उबा और तो देखो, कोई भी मैंने कहा अब देखो वो आ रहा है स्कूटर पे, रोको उसको, मैं खड़ी हूँ इधर ही। तो हाथ आगे करके खड़े हो गए वो, अपने कपड़े लत्ते सब छोड़ के, बर्तन बासन छोड़ के। कहाँ है हेलमेट तुम्हारा, हेलमेट लगाओ। तो तुम्हारे घर वालों की चिंता नहीं है, घर लौट के नहीं आना। बस 2-4 फ्रेजेस बताए थे मैंने उनको, इतने में तो वो चाबी लेके डिक्की खोली, हेलमेट लगाया, और मैंने कहा जाने मत देना जब तक स्ट्रैप नहीं करे, नहीं तो वो फ्लाइंग सॉसर की तरह उड़ जाएगा। तो मतलब फिर इन लोगों ने ना बहुत मेहनत करी कम्युनिटी में। आप अगर जवाहर नगर थाने में डेटा देखेंगे, नंबर ऑफ इंसिडेंट्स देन एंड नाउ, इट्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। पर बहुत बहुत दुख होता है आजकल। मैंने देखा है ये यंग लड़के 3-3 सवारी करके बिना हेलमेट लगाए ऐसे दन दनाते घूमते हैं इधर से उधर। ट्रू, वेरी ट्रू। इसमें बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। मैं राजस्थान की यूएन ग्लोबल कॉम्पैक्ट की फोकल पर्सन हूँ, और इसकी नेशनल लेवल पे एक टास्क फोर्स बनाया, उसको चेयर करती हूँ। तो नेशनल लेवल पे भी नॉर्थ मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट के साथ है कोऑर्डिनेशन। बहुत सब तरफ से प्रयास हो रहे हैं इसमें। लेकिन मुझे लगता है कि बचपन से, जैसे अभी मेरे बेटी दोनों ऑस्ट्रेलिया में हैं, उसका ये था कि मम्मी आप यहाँ से केयर इंटरनेशनल की जब मैं डायरेक्टर थी, तो एक आध बार उसको मैंने जेवियर्स कॉलेज ड्रॉप किया, हथरोई पे है वो कॉलेज में था। तो मुझसे एक दिन बोला कि मम्मी आप है ना, ड्राइवर जी को बोलते जल्दी करो, मैक्सिमम डिफरेंस 5 मिनट का आएगा। राइट। तो आप
मैंने कहा देखो कितनी अच्छी अंडरस्टैंड, और ये सब उसने सिर्फ मेरी ट्रेनिंग्स में आकर सीखा, कुछ खुद उसकी इंट्यूशंस थी। तो मैं ये एग्जाम्पल हमेशा कोट करती हूँ अपनी ट्रेनिंग्स में कि फर्क ज्यादा नहीं पड़ता तेज चलाने में और धीरे नहीं, चलाने वो बात तो सही है, बिल्कुल वो सही बात है। तो चलिए, हाँ में। जी प्लीज प्लीज गो अहेड। हाँ, तो यहाँ हम थोड़ा सा एक बार रोक के एक गाना सुन लेते हैं और फिर आपकी ट्रेनर और मोटिवेशनल स्पीकर का जो आपका रोल है उसके बारे में बात करना चाहेंगे। जी तेरे लिए हम हैं जिए, होठों को सिए। तेरे लिए हम हैं जिए, हर आंसू पिए। दिल में मगर जलते रहे, चाहत के दिए तेरे लिए, तेरे लिए। तेरे लिए हम हैं जिए, हर आंसू पिए। तेरे लिए हम हैं जिए, होठों को सिए। दिल में मगर जलते रहे, चाहत के दिए तेरे लिए। हाँ प्रमिला जी, तो एक ट्रेनर और वक्ता के रूप में आप एलोक्वेंट स्पीकर हैं, और तो आप युवाओं को अब कोई खास मैसेज अगर देना चाहते हैं, और साथ में ये भी बताइए मुझे कि इमोशनल इंटेलिजेंस का आजकल जो हमारी कम्युनिकेशन है इसमें कितना रोल है, और ये जरूरी है किसी भी वक्ता के लिए बातचीत करने के लिए, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? सबसे पहली बात तो ये है कि दो तरह के कम्युनिकेशंस होते हैं, एक सब्जेक्टिव होता है और एक ऑब्जेक्टिव होता है। ओके। तो ऑब्जेक्टिव कम्युनिकेशन जिसमें आप इनडिफरेंट हैं पर फैक्चुअली करेक्ट हैं, वो तो कोई भी कर लेता है सर। लेकिन अगर आप इमोशनली कनेक्ट होकर किसी से कोई बात करते हैं तो वो छोटा सा ही संवाद क्यों ना हो, वो एक इम्पैक्टफुल संवाद होता है। फैक्चुअली करेक्ट होना जरूरी है, लेकिन उसको कहने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि आप किसी भी जने के दिल को छू जाए भावनात्मक रूप से। If that is done, that works. If that is not done, then every information is available across the globe on the internet today. तो इमोशनल इंटेलिजेंस में को मैं इस तरह से इंटरप्रेट करती हूँ कि आप जब अपना संवाद या कम्युनिकेशन करें, कम्युनिटी एंगेजमेंट करें, छोटे बच्चों से करें, बड़ों से करें, बुजुर्ग लोगों से करें, तो पहले उनकी नब्ज पहचानिए, ये जानिए वो सुनना क्या चाहते हैं। किसी के सर में दर्द हो रहा है और आप पेट दर्द की दवा देंगे तो नहीं चलेगा। You need to know what they want, and if you begin with that, then you come to your topic. Doesn't matter, the engagement will be there. तो ये कल भी मैं एक लेक्चर दे रही थी, 13 था ना कल, हाँ, तो ये RAS ऑफिसर्स का फाउंडेशन कोर्स था OTS में। तो उनको भी मैंने कहा कि डोंट बी अथॉरिटेटिव ओनली, आपके पास बहुत पावर और अथॉरिटी होगी, पर अगर आप ट्रस्ट और इमोशनल एम्पैथी के साथ लोगों से बात करेंगे, you will win them. Otherwise, they will only be your yes man till you are on the chair. तो ये मेरा कहना है युवाओं के लिए, खासकर आजकल जो बहुत जल्दी कॉर्पोरेट्स में सीनियर पोजीशंस में पहुंच जाते हैं, दे पावर के थोड़ा गुमान और नशे में, देन दे डोंट वांट टू, दे लुक डाउन अपॉन अदर्स एज क्रीचर्स, उनके लिए कीड़े मकोड़े चींटियां हैं। तो वो करने से चलेगा नहीं। आप सोच के देखो कि अगर आपके साथ वैसे ही व्यवहार होता, वो ही एम्पैथी है।
तो आपको कैसे लग रहा होता? तो आप जिसके साथ भी अच्छे से करेंगे, आई डोंट से दैट आप सर पे किसी को इतना चढ़ाओ कि वो काम ही ना करे। देयर हैज टू बी अ कैरेट एंड स्टिक अप्रोच, वो आपकी प्रूडेंस है। लेकिन आपको सामान्य रूप से, हमें जैसे हमारे धार्मिक शास्त्र बताते हैं, हमारा मॉरल साइंस हमें सिखाता था, डू ऑन टू अदर्स एज यू वांट अदर्स टू डू ऑन टू यू। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमारे युवाओं को समझनी जाननी अभी भी बहुत जरूरी। नहीं, बड़ी गहरी बात कर रहे हो आप, लेकिन आई डोंट नो, आप जैसे आरएएस को आपने लेक्चर दिया, उनको गाइडेंस दी, ये जितने आईएएस आरएएस ऑफिसर्स होते हैं, जब तक ट्रेनिंग में रहते हैं अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं, लेकिन जब एक बार कुर्सी पे बैठ जाते हैं तो धीरे 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 करके ये क्यों अथॉरिटेरियन एटीट्यूड आ जाता है, ये क्यों वो जो ग्राउंड से कनेक्ट है वो कम होता जाता है? ये क्या है? ये हमारा सिस्टम ऐसा है जो इनको ऐसा बना देता है? हाँ, या ये सर क्या हम है? अभी तक उस स्लेवरी से निकले नहीं ना, रेड नहीं टेप की निकले। स्लेवरी से। That हम slavery of red tapeism still exists. ऐसा We are bureaucracy है। only black colored authoritarians. We have yet to be real democrats. We have to be. मैंने तो कई बार देखा, आईएएस तो बेचारा फिर भी भला होता है, जो उसके पीए पीएस आजू बाजू में बैठे रहते हैं, वो ऐसा उसका एक माहौल सा बना देते हैं कि उसको मिलने नहीं देंगे, साहब बिजी हैं, ये हैं, वो है, ऐसा कुछ पूरा हमारी ब्यूरोक्रेसी ऐसी बन गई है। और ऐसे ही पुलिस में है। सर आप सोचिए, कुछ चेंजेस तो हो ही रहे हैं। मैं तो उस हाँ, कुछ हो पॉजिटिवनेस रहे को हैं, देखती हूँ। लाल बत्ती हमारे प्रधानमंत्री ने ही हटा दी, किसी के लिए भी उपलब्ध नहीं है, किसी गाड़ी पर नहीं है, तो बहुत बड़ा झटका था लोगों के लिए। तो ऐसी कुछ चीजें हैं जो ग्रेजुअली चेंज हो रहा है सर, होना भी चाहिए और आएगा। पीपल नीड टू रियलाइज, जो जिनको हम जिलाधीश कहते थे वो जिला अधिकारी हो गया। नॉमेनक्लेचर से भी फर्क पड़ता है जी। तो the day they realize they are public servants, things are going to be very good. But चलिए। till the day they think they are authoritarians, तो थोड़ा मुश्किल है। बिल्कुल, बहुत बहुत बढ़िया नोट पे आपने, एक ऑप्टिमिज्म के नोट पे बात खत्म की है, मजा आ गया तो सुन के आपकी बातें। तो ये थी हमारी आज की खास बातचीत डॉक्टर प्रमिला संजय जी के साथ। उनकी यात्रा हमें ये सिखाती है कि अगर उद्देश्य स्पष्ट हो और इरादे मजबूत हों तो हम अपने ज्ञान और संवेदनशीलता के जरिए समाज में वास्तविक परिवर्तन ला सकते हैं, चाहे वे शिक्षा का क्षेत्र हो, महिला सशक्तिकरण हो, स्वास्थ्य हो या सड़क सुरक्षा। हर क्षेत्र में उनका योगदान हमें प्रेरित करता है कि हम भी अपने स्तर पर कुछ सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश करें। डॉक्टर प्रमिला जी, आपने अपने अनुभव और विचार हमारे साथ साझा किए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन आपका और सभी श्रोताओं का जो इस कार्यक्रम के साथ में जुड़े हैं और जुड़ने वाले हैं। और मैं बहुत खुश हूँ आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। तो श्रोताओं, अगर आपको ये बातचीत पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें। मैं आलोक कुमार, आप सुन रहे हैं जिंदगी के रंग गीतों के संग। फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। नमस्कार। मगर अब जो आना तो धीरे से आना। और दोस्तों, इसी के साथ आज के इस खूबसूरत सफर को बस यहीं विराम देते हैं। उम्मीद है आज की बातचीत और गीतों ने आपके दिल को छुआ होगा और आपको कुछ नया सोचने की प्रेरणा दी होगी। फिर मुलाकात होगी एक नए मेहमान, एक नई कहानी और नए गीतों के साथ जिंदगी के रंग गीतों के संग के इस प्रोग्राम में। तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। तेरा रूप है ये तेरे आंगन में, तेरे दामन में, ओ तेरी आंखों पे, तेरी पलकों पे, तेरे कदमों में इसको बिठा के जीना है, जीना जीना जिंदगी, जिंदगी ओ जिंदगी। मेरे घर आना आना जिंदगी, जिंदगी मेरे घर आना।